मैं तो डार्लिंग हूँ ना तुम्हारा, तो तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? हम सारे नेताओं को फोन करने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने अखिलेश यादव से एक दिन पहले ही पूछा था। मैंने कहा सर हस्ताक्षर कर दिए? किसने कहा? ऐसे बोलते ना वो, किसने कहा हस्ताक्षर कर दिए हैं? आपको दिखे हस्ताक्षर समाजवादियों के? कहते हैं अभी रुके रहिए। हम कहा सर आप जलेबी की तरह जवाब दे रहे हैं। कहते हैं तो यूपी वाले और क्या करते हैं सियासत। रुको, एकदम से उनके हाथ में पेपर से पूरी फाइल्स थी पूरी, और मोटा गटर था, और एकदम रुको, तो उन्होंने उनके कान में कुछ बोला। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को तो लगता है कि बच गई सरकार, जो उस समय उनको मौका नहीं दिया होता करने का। एप्स्टीन फाइल्स का वो मेल्स डाल देते, वो तो रोज, खैर वैसे मैं बता दूं, पवन खेड़ा रोज ट्वीट करते हैं तो उसमें वो लिंक देते हैं हमेशा। हमारे लोगों के पास तो खबर ऐसे चल के आ रही है, चलती हुई आ रही है। हम चल के नहीं आए अभी संसद से। अच्छा। तो हम निशिकांत दुबे साहब की गाड़ी में बैठ के रिक्वेस्ट किया आपने? और मैंने उनसे बोला सर इट इज एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट, मुझे ड्रॉप कर देंगे सर? कहते हाँ आप तो अपने रिपोर्टर्स अफेयर में जाके बतियाएंगी। उन्होंने क्या बोला था? तो कम से कम आप हमारी भी साइड रख दीजिएगा। उन्होंने परसों क्या बोला था? संसद तो चल नहीं रही, संसद के बारे में जानकारी तो रिपोर्टर्स अफेयर से हमको मिल जा रही है। I love you। हाँ, यही स्टाइल है उनका चलता है। बीजेपी के जवान थे, वो सबसे गले लग रहे थे सारा चीज, और देखा हमने कि जब वहां पर वो छोड़ने के लिए आए तो वो जो रोने लगे। आपको छोड़ने आए तो रोने लगे। मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि किस तरीके से जुड़ाव था बांग्लादेश के लोगों का। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बैठे काफी देर से बैठे हुए, गर्मी लग रही है, उतार दूं क्या? तो तुम वोटिंग कराओ, बताइए। उतारा जाए कि नहीं उतारा? उतार दो और चश्मा? उतार दो। अरे उसको नहीं तो नहीं दाग अच्छे हैं। उतार दे भाई, उतार दे। उतार दो, नकाब भी उतार दो। दाग दिखते हैं, ये दाग अच्छे हैं पीयूष, मेहनत के दाग है। आ रहे हैं अभी, शाहरुख खान आ रहे हैं। शाहरुख खान आ रहे हैं? आ रहे हैं अभी। मुझे लगा कोई अच्छा डिटर्जेंट लाओगे दाग धोने के लिए। अभी ऐसी लाइन चलेगी ना, ऐसी वाइट हो जाएगा। उतारो। नहीं जैसे ना विपक्ष वॉशिंग मशीन की भी चर्चा करती है ना कि सुपर वॉशिंग मशीन है जिसमें सब दाग धुल जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एपिसोड शुरू होने से पहले मुझे आगे एक गिफ्ट मिला हुआ है। ये गिफ्ट मिला हुआ है, ये है नजर बट्टू। तुम जो गोरे एकदम जो गोरी तुम्हारी स्किन है ना, जो चमक रही है, उसी के लिए दिया है मौसमी ने तुमको ये गिफ्ट। सबको पास करो, ये पीयूष के लिए नजर ना लग जाए। और ये हमारे पॉडकास्ट के लिए भी है, क्योंकि हम लोगों को लगातार व्यूज मिलते रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये नजर बट्टू जो पीयूष को अब मिला है, इसी तरह से हमारे व्यूज भी 1 लाख के पार आप लोग करते रहेंगे, हमें देखते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल और आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। आज हमारी जो जमघट जमी है उसके अंदर सबसे मेरे राइट में बैठे हैं जितेंद्र जी हमें बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने दूर से मकरद्वार पर देखा और एजेंसीज ने इस बार बांग्लादेश में क्या क्या नोटिस किया, वो सब चीज़ें हमें जितेंद्र बहादुर बताएंगे। आरजी वापस आ चुके हैं, कई लोगों ने कमेंट्स में इनको मिस किया था, तो राहुल गौतम हमारे साथ हैं। बोला गया था कि आप वापस ज़रा लेके आइए, उनको बहुत अंदर की कहानियाँ बताएंगे। पीयूष तो आपके सामने अभी ये बोल चुके, ये देखिए इन्होंने अपने सनग्लासेस भी उतार लिए हैं ताकि इनको दूर तक दिखे, साफ दिखे, नकाब उतर जाए, साफ इनको दिखे। सीता और गीता की जोड़ी आप लोग हमें बहुत समय से जानते हैं, कई लोग आप हमें अंदर आके मिलते भी हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ है, मौसमी हमें बहुत सारी कहानियां बताएंगी, कांग्रेस के अंदर की, विपक्ष के अंदर की। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं सीढ़ी पे बैठी थी सामने मकरद्वार के, तो एक शख्स आए, कहते हैं आप मौसमी हैं? मैंने कहा नहीं मैं ऐश्वर्या। अच्छा आप ऐश्वर्या हैं, तो मौसमी जी का? मैंने कहा वो वहाँ खड़ी होंगी। हाँ आप लोग आते हैं ना, वो पॉडकास्ट करते हैं आप लोग, हमने देखा है। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स जो हैं, मौसमी आई एम श्योर आपको भी मिलते होंगे। तमाम सुरक्षा कर्मी बोलते हैं आज ऐश्वर्या जी नहीं है, ये लगता है। नजर नहीं आ रही है मकरद्वार पर। संसद को हम लोग से बेहतर शायद कोई बखान नहीं करता सारी पीछे की, पर्दे के पीछे की कहानियों का। हम ये कहानी जो शुरू करेंगे, किससे कहानियाँ शुरू करेंगे इस बार, उसमें सबसे अहम होगा जो प्रिविलेज मोशन राहुल गांधी के खिलाफ आ रहा था, फिर नहीं आ रहा था, फिर सब्सटेंसिव मोशन हो गया। तो आखिरकार इसकी कहानी क्या है, विपक्ष चाहता क्या है? सबसे पहले मौसमी आपके पास आऊँगी। कई बार होता है कि आप गलती कर देते हो, फिर एक होता है कि आप ब्लंडर कर देते हो, और सदियों में ऐसा होता है कि आप ऐसी गलती करते हो जो कभी दोबारा नहीं हो सकती। वो जो लेटर था जो सबमिट हुआ था, उसमें 2026 की जगह 2025
कैसे चला गया कांग्रेस पार्टी द्वारा? देखिए ना, वो कहते हैं ना कि दोस्ती जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रह जाए कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। शायर साहब ने खूब कहा है, पर अब कोई गुंजाइश रह नहीं गई मुझे लगता है दोस्ती की। जिस तरह से दुश्मनी चारों तरफ से जो है वार पर पलटवार चल रहे हैं, और मतलब ऐश्वर्या जिस चीज़ का जिक्र कर रही हैं वो है नोटिस फॉर रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर। ये पूरी बजट सत्र को आप समअप कर दें, कुछ कागजी दस्तावेज और कुछ रणनीति अटैकिंग हमलों के ज़रिए। एक तो ये चल रहा है, दूसरा चल रहा है सब्सटैंटिव मोशन, जो कि बाद में ऐश्वर्या उसके बारे में बताएंगी। तीसरा चल रहा है कि प्रिविलेज मोशन, वो उसकी भी कहानी हम बताएंगे कि वो होते होते क्यों रह गया। तो ऐश्वर्या जिस मोशन की बात कर रही हैं वो मोशन आएगा 14 दिन बाद। अगर वो तकनीकी कारणों से सब ठीक रहता है, उस पर फैसला आएगा कि ऐसा नोटिस आया है। वो एक नोटिस होता है जो कि दिया गया है विपक्ष द्वारा, और ये कहानी ये है कि वो जो नोटिस दिया गया था उसकी ड्राफ्टिंग जो है बहुत पर्दे के पीछे बहुत कागज़ों के रोल बनाए जा रहे थे, और पर्दे के पीछे बैठकें चल रही थीं, और बीच में ये हुआ कि राहुल गांधी आके बाहर धड़धड़ाते हुए बाहर आए और उन्होंने बोला कि देयर हैज़ बीन एन अग्रीमेंट रीच्ड एंड वी विल बी अलाउड टू स्पीक 2 बजे तो वी विल टॉक। तो ऐसा लगा कि अग्रीमेंट हो गया, तो भाई स्पीकर साहब के खिलाफ इस तरीके का जो नोटिस आने वाला है वो नहीं आएगा। उसमें टीएमसी भी, मतलब अभिषेक बैनर्जी निकले थे तो वो बोले कि मुझे लगता है कि वार्निंग देनी चाहिए पहले, 3 दिन तो दीजिए आप स्पीकर को, आपकी 4 मांगे हैं और 4 मांगे भयंकर थी, तो वो 4 मांगे हैं उसमें 3 दिन दीजिए, नहीं स्पीकर माने तो आप दे दीजिए। तो ये सब खुरपेच के बीच में क्या हुआ कि इतनी ड्राफ्टिंग हुई, और जो बिल्कुल एक बड़े बिल्कुल मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, मेरे ख्याल से उनके कलम से ये ड्राफ्टिंग हुई थी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ड्राफ्टिंग हुई, हम वहाँ तक सब बात मानने को तैयार है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को ये लग रहा है कि ये जान करके किया गया था कि साली गलत हो गया। कोई नहीं, मुझे भी घुसपैठिया था क्या? ऐश्वर्या मैं बताऊं, घुसपैठिया कोई था क्या वहाँ? कोई मोल था, हाँ, कोई मोल मोल था क्या? ये चर्चा चल रही हाँ, कि चल रही। हमने सबसे पहले वो खबर ब्रेक की कि ये तो गलत ही है, ये तो तारीख ही गलत है। अच्छा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपको बता दूं जो नोटिस था उसमें 5-6 बारी 2025 लिखा हुआ है, फरवरी 2025। तो हमने मैसेज किया एक नेता को, हमने कहा ये क्या है। पिछली बार धनखड़ साहब के खिलाफ जब ये लाए थे ये नोटिस, तो धनखड़ साहब की पूरे नोटिस में एक जगह स्पेलिंग गलत हो गई थी, DHANKER हो गया था, KAR की जगह। तो वैसे तो वो क्योंकि लैप्स भी हो गया था, पर ये भी बोला गया था कि तकनीकी भी गलती है। उसके बाद दोबारा आप वो दोहरा देते हैं, तो हम सारे नेताओं को फ़ोन करने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो देखिए, जावेद और के सुरेश ये दोनों गए थे सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में देने के लिए, और गौरव गोगोई भी गए थे। तो उन दोनों को भी हम फ़ोन घुमाए, कोई फ़ोन ही ना उठाए। तब तक एक बड़े नेता का मैसेज आता है मुझे, रीसबमिटेड। मैंने कहा क्या है ये, तो आता है रीसबमिटेड। हमने कहा रीसबमिट हो गया, कहते हैं हाँ, मतलब दोबारा सबमिट कर दिया। और गौर कीजिए आप, ये तो आप भी बताएंगी कि ये मैसेज स्पीकर ऑफिस से आता है कि आपके नोटिस में गलती है, उसको सुधार लीजिए। ये इसमें ये हुआ कि जब नोटिस सबमिट हुआ तो खैर कांग्रेस और आप लोग सब देख रहे थे कि भाई कब होगा, हम इंतज़ार कर रहे थे कि हो गया या नहीं हो गया। हाँ। तो जब हो गया था तब हम गए स्पीकर के ऑफिस में ये पता करने कि क्या हो गया है। दूसरा जो ये सुगबुगाहट आ रही थी कि इतना बड़ा ब्लंडर जो सालों सालों में शायद होता है वो हो गया है। स्पीकर ऑफिस से पता चला कि ऑन द स्पॉट जब वो उन्होंने पढ़ा तो सबसे ग्लेयरिंग मिस्टेक ये थी। स्पीकर ओम बिरला को ये बात बताई गई कि ये इतनी ग्लेयरिंग मिस्टेक है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि ये मिस्टेक है जो शायद मिस्टेक से हो गई है, तो इसको रेक्टिफाई कराया जाए।
तो तुरंत 15 मिनट के अंदर सेक्रेटेरिएट ने ही कांग्रेस जो नेता जो गए थे उनको ये बोला कि आपने इसमें गलती करी है और स्कोप है रीसबमिट करने का। उसके बाद आपको मैसेज आया होगा कि रीसबमिट। हाँ मतलब कोई भी ये आंसर नहीं करना चाह रहा था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मतलब सरकार में कोई मोल है मुझे लग रहा है। पूछो कैसे कैसे? वो बताते नहीं है, कर लेते एक्सेप्ट और 14 दिन के बाद बोलते रिजेक्ट कर देते। नहीं सरकार का क्या इसमें रोल है? तो लोकसभा सेक्रेटरी मोल है, ये कह रहा है मोल है। नहीं मोल मैंने सरकार का क्या इसमें रोल है? क्योंकि लोकसभा सेक्रेटरीट के पास जाता है ना। क्या कहा था लोकसभा स्पीकर ने कि अगर कोई मोशन आया है तो आप उसको देखिए ढंग से, उसके ऊपर फिर फैसला कीजिए। तो देखने के बाद पता चला कि गलती है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, ऐश्वर्या पूछ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये भी है आपसे मौसमी मैम की वो नोटिस, माफ कीजिएगा, वो नोटिस सबमिट होने से पहले जी कई तरह की गतिविधियां हुई, कई एक्टिव पार्लेज हुए, कई मीटिंग्स हुई। कोई बता रहा था कि के सुरेश और जयराम रमेश के बीच में कोई मीटिंग हुई, फिर अखिलेश यादव से बात की गई। वो क्या हुआ था? आप अंदर ही थी, अगर आप बता पाए। नहीं, बड़ा वो इंटरेस्टिंग था कि एकदम से ये लोग मीटिंग से निकलते हैं जिस दिन वो बड़ा दिन था कि आज सबमिट होगा, और शताब्दी रॉय जा रही होती तो हमें लगा कि मैम नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक दिन पहले उस पर चर्चा हो गई थी और कांग्रेस की तरफ से आया था नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द स्पीकर। तो दूसरे दिन हमने कहा कि भाई क्या हुआ, उस दिन नहीं गया तो आज जाएगा। तो शताब्दी रॉय ने तुरंत हमको बोल दिया कि वी आर नॉट इन फेवर, वी आर इन फेवर ऑफ अ लेटर, वी आर इन फेवर ऑफ अ लेटर। एक चिट्ठी लिख देते हैं स्पीकर को, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। और ये भी चल रहा था कि हस्ताक्षर करवाने हैं, तो हर एक सांसद को दिए गए थे कि 14 से कांग्रेस के सांसदों को रोल दिया गया था कि तुम 14 कराओ, बाकियों को 14। तो कुछ ऐसे लेफ्टिनेंट्स बनाए गए थे, वो अपने अपने सिग्नेचर्स करवा रहे थे। तो आप देखिए उसमें सबसे ऊपर TR बालू और KC वेणुगोपाल का हस्ताक्षर है, ठीक है। बीच में प्रियंका गांधी का है, अखिलेश यादव का नहीं है, डिम्पल यादव का अच्छा, है। राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि वही ये बताया गया कि क्योंकि वही सब्जेक्ट मैटर है। मेन इशू ये है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा, इसलिए राहुल गांधी से वो नहीं चाह रहे थे हस्ताक्षर कराएं। जैसे कि आप देखिए कि स्पीकर साहब अब चेयर पे नहीं बैठेंगे, वो अगर उनके खिलाफ एक नोटिस आया है तो स्पीकर का की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल के तहत, वो अब हाउस को चेयर नहीं कर सकते। वो संसद परिसर में मुझे कल भी दिखे थे, मतलब दिख रहे हैं, पर वो हाउस को में कोई भी रूलिंग नहीं दे सकते। इसलिए जो बाकी चेयर में जो बाकी लोग हैं उनका वजन बढ़ गया है, वजन बढ़ गया। और आप सही कह रही हैं कि स्पीकर आ रहे हैं लेकिन चेयर पर नहीं बैठ रहे हैं, ऑफिस उनका पूरा फंक्शनल है। मैंने मौसमी जो देखा, और मैंने डेडिकेटेडली TMC और समाजवादी पार्टी को फॉलो किया। तो TMC की एक मीटिंग होती है और ये जितनी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी, TMC, समाजवादी पार्टी, इन सबका ऑफिस पुरानी बिल्डिंग में। तो सारे सांसद मकर से उतरते हैं और पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। TMC की बात करें तो उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं, अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सुष्मिता, ये लोग सब पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं और 11-15 के आसपास मीटिंग होती है कि हमें आगे आखिरकार करना क्या है। TMC की मीटिंग 3 दिन चली। जिस दिन कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि अगले दिन हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, उस दिन रात को 1:30 बजे तक मंत्रियों की, जितने जो बड़े नेता हैं उन सब की आपस में बात हुई है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की, समाजवादी पार्टी और TMC की। रात को 1:30 बजे TMC ने क्लियर कर दिया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आए अगेंस्ट द स्पीकर, इसके फेवर में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी देर रात को ये क्लियर कर दिया था, और उसका एक बड़ा रीज़न है। मेरी एक बड़े नेता से बात हुई TMC के और एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, उनका ये कहना था कि हमें सामने दिख रहा है चुनाव, भाई हम बोलना चाहते हैं फ्लोर के ऊपर। वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, उन्होंने DMK का भी बोला कि भाई अगर आप DMK से भी बात करें तो DMK भी चाहेगी कि वो बोले, क्योंकि इस समय चुनाव आ रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टीज़ में ये दो पार्टीज़ देर रात तक, 1:30 बजे जो आखिरी कॉल है वो गया है, देर रात तक ये बात होती रही और 1:30 बजे ये फाइनल हुआ। दोनों समाजवादी पार्टी और TMC ने कहा कांग्रेस को क्लियरली कि आप लेटर लिखिए, बट हम इस मोशन के तो अगेंस्ट हैं। तुमने भी पीयूष कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था, अंदर जयराम रमेश किसी का हाथ रोक रहे थे। मैं घुसा अंदर संसद भवन के अंदर, और जैसे ही मैं अंदर घुसा तो फिर अंदर घुसने के बाद जो है एक छोर पार करके हम दूसरे छोर की तरफ बढ़े। तो मैं जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ पे सुगबुगाहट चल रही थी, मोशन आना है, नोटिस आना है। हम लोग को कन्फ्यूजन था कि मोशन लेके आएंगे कि नोटिस लेके आएंगे, कौन साइन करेगा कौन साइन नहीं करेगा, इन सब चीज़ों के बीच में खबर निकालना हमारा काम है।
तो एकदम से मैं चलते हुए जा रहा था, देखा मैंने जयराम रमेश और के सुरेश के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। अच्छा हाँ। उससे पहले, उस बातचीत शुरू होने से पहले क्या हुआ, मैं इधर से चलते हुए जा रहा हूँ और उधर से के सुरेश आ रहे हैं और जयराम रमेश उनको देखते रुक गए और उनका रुक के वेट कर रहे हैं। तो के सुरेश जैसे जैसे आए, जयराम रमेश उनकी तरफ देख रहे हैं और जैसे के सुरेश ने उनकी तरफ नहीं देखा, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे कि एकदम से जयराम रमेश ने हाथ लगा कर उनको रोका। हाँ। रुको। एकदम से उनके हाथ में पेपर से पूरी फाइल्स थी पूरी और मोटा गटर था और एकदम रुको। तो उन्होंने उनके कान में कुछ बोला, जयराम रमेश के कान में कुछ बोला। जयराम रमेश ने देख लिया मेरी तरफ कि मैं खड़ा हूँ, तो उन्होंने थोड़ा आगे ले जाके फिर उनके कान में कुछ बोला। उसके बाद जो है, जब कान में फूसी चल रही थी दोनों के बीच में, तब के सुरेश ने एक लेटर निकाला और उस लेटर पर मेरी नज़र पड़ गई और उस लेटर पर जो है सबके नाम लिखे और सबके आगे हस्ताक्षर हो रखे थे। हाँ, हाँ। यानी 3 से 4 पेजेस थे जिस पर नाम लिखे थे और हस्ताक्षर हो रखे थे। और फिर ऐसे दोनों फाइनल सबमिट करने से पहले, जब होने वाला था ये सबमिट सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, उससे पहले दोनों देख रहे किसका नाम नहीं है, किसका नाम है और किसको और ऐड करना है। तो इन सब चीज़ों के बीच में कभी वो आगे बढ़े, कभी पीछे मुड़ रहे हैं। इसी बीच में मेरी नज़र पड़ गई एक और छोर की तरफ, और एक छोर पर मीटिंग हो रही थी किरण रिजिजू और अखिलेश यादव के साथ, और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी सांसद खड़े हुए थे। तो मोशन लाने से पहले किस तरह से गतिविधियाँ संसद के अंदर हो रही थी, कोई किसी कमरे में भाग रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी को रास्ते में रोक ले रहा है, और फिर फाइनली जो है नोटिस सबमिट कर दिया गया। सबमिट, ठीक है। राहुल क्या हुआ ये? नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि जयराम रमेश और के सुरेश के पास था, तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। जो डेट वगैरह गलत हो गई, सबमिट हो गया। भाई अगर आप देख रहे थे, जैसे कि मौसमी ने भी बताया कि 14 लोगों का जिम्मेदारियां दी गई, तो ये कोई व्यक्ति तो कर रहा था ना ये सब कुछ असाइंड। तो देखिए, ये उन्होंने 15 मिनट में रेक्टिफाई कर दिया, मीडिया में खबरें चलने लग गई। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, ये दिखाता है कि आप कितना लोग 100 लोगों ने साइन किया उसके ऊपर, क्या किसी ने तो कागज पढ़ा होगा। अच्छा, जो दूसरा मिला ना राहुल, तो वो ऐसा था फोटो कॉपी वाला। जो ओरिजिनल है ना, जो पहला सबमिट हुआ, उसमें तो जो इंक थी वो ब्लू दिख रही थी। कहीं ब्लू थी, कहीं ब्लैक थी। बाद में कलर बदल गया, ब्लैक हो गया था। बाद में तो सारा ही ब्लैक था। तो मुझे लगा इनने सिर्फ पहला पन्ना बदल दिया होगा और बाकी वही दे दिया same होगा, हुए। पहला और दूसरा पन्ना बदला होगा। पर जितेंद्र भाई से मैं, ये भी वहीं पे थे, मतलब किस तरीके का कंफ्यूजन गैलोर था, क्योंकि ऐश्वर्या 4-5 सीन चल रहे थे संसद में। एक तरफ स्पीकर ऑफिस में जो झगड़ा हुआ और जो तू मैं हुई, उसका वीडियो था, वो वीडियो किसने निकाला उस पे चल रहा था। दूसरा, स्पीकर पे कैसे हम लोग कार्रवाई करें। तीसरा, फिर बात बवाल बढ़ गया तो प्रिविलेज पे आ गई बात। और चौथा ये हुआ कि संजय जायसवाल ने कहा कि उनका राहुल गांधी की स्पीच से सारे वर्ड्स एक्सपंज किए जाए। निशिकांत दुबे अलग बात कह रहे थे, और ये सारी चीज़ों में सारी गलत खबरें चैनलों पे चल रही। हमारा दफ्तर बोला सबमिट हो गया। हमने कहा नहीं सबमिट हुआ है भैया। कांग्रेस चाह रही थी चल जाए, सबमिट हो गया। प्लांट करवा रही थी क्या और कांग्रेस? दूसरा नहीं, वो चल सबमिट। अब बीच में रोड़े आ रहे थे ना, हर्डल्स। आप देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी। मैंने अखिलेश यादव से एक दिन पहले ही पूछा था, मैंने कहा सर हस्ताक्षर कर दिए? किसने कहा? ऐसे बोलते ना वो, किसने कहा हस्ताक्षर कर दिए हैं? आपको दिखे हस्ताक्षर समाजवादियों के? कहते हैं अभी रुके रहिए। हमने कहा सर आप जलेबी की तरह जवाब दे रहे हैं। कहते हैं तो यूपी वाले और क्या करते हैं तो लेकिन उनके एक सांसद ने सीधा जवाब दे दिया था। हाँ, उनके एक सांसद ने तो ये बताया कि जो हस्ताक्षर जहाँ तक करने की बात है, वो हस्ताक्षर उनको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो चांस नहीं ले सकते। हाँ। एक सांसद ने तो ये तक बताया कि होता क्या है कि यूपी इलेक्शंस के टाइम पर अगर कांग्रेस ये कह दे कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो मौलानाओं के फोन आ जाते हैं। अच्छा, कि क्यों जो है आप चाहते हैं कि बढ़ जाए, वोट्स बढ़ जाए, और आप क्यों नहीं चाहते कि एक साथ आप चुनाव लड़ें। तो इसलिए वहाँ पे हमें इनका समर्थन चाहिए, और यहाँ पर ये हमारा समर्थन चाहते हो तो हमें साइन करना ही पड़ेगा। तो साइन किया फिर उन और लोगों टीएमसी ने नहीं किया। टीएमसी ने, मैंने आपको बोला ना, मैंने जब उनको फॉलो किया, वो रोज उनकी मीटिंग हो रही थी और अभिषेक बैनर्जी ज्यादातर दिन संसद आए थे। तो ये कॉल लिया गया था पार्टी द्वारा कि भाई आप लेटर लिखिए, उसके अंदर उनको 3 दिन स्पीकर को दीजिए, आपको जो अपनी बात करनी है, क्योंकि इन पार्टीज को दिख रहा है इनका चुनाव
टीएमसी बहुत क्लियर है भाई, हमारा चुनाव आने वाला है, हम बोलना चाहते हैं फ्लोर पर। कांग्रेस को लग रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया तो वो एक रैलिंग पॉइंट बन गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जितेंद्र जी आप बताइए, आप भी मकर द्वार पे ही थे। निशिकांत दुबे जो हैं वो भी एक अलग से Character है। एक मतलब, लेकिन मैं एक बताऊं, personality एक है। पर्सनालिटी है ये- और रूल्स जितने उन्हें पता हैं, ये शायद बात कई लोगों को नहीं पता कि उनकी टिप्स पे हैं रूल्स पार्लियामेंट के। पीयूष कह रहे थे कि इनको खबर अंदर ढूंढना पड़ रहा था, ये देख रहे थे कि कहाँ से खबर निकलेगी, क्या होगी। नहीं आजकल लेकिन पीयूष हम की लोग को नजर, आजकल पीयूष की नजर विपक्ष पे ज्यादा और सत्ता पक्ष पे कम रहती है। तो ज्यादा एक्शन तो सत्ता पक्ष इससे ये विपक्ष पे हर आ एक रहा है ना। जगह कौन सिग्नेचर कर रहा है, किस कलर में हाँ, सिग्नेचर ये कर रहा है, सारा। ये सारा चीज देख रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों के पास तो खबर ऐसे चल के आ रही है, चलती हुई आ रही है, कैसे? सीढ़ियों मकर से द्वार एक की एक 11 सीढ़ियों से सीढ़ियों से उतरती हुई। 11 जो सीढ़ियां मकर द्वार में जो सीढ़ियां हैं, 11 सीढ़ियां, हाँ। उसमें उतरते हुए खबर आ रही थी। जो भी सस्पेंडेड सांसद जो बैठे हुए थे, उनके बगल से जो भी निकल रहा था, हर एक बीजेपी का नेता खबर बन जा रहा था। जैसे ही निकलता था वो खबर बन जा रहा, क्योंकि कोई तो उस पोस्टर की तरफ देख रहा था कि पोस्टर में क्या बना हुआ है, देखते हुए और आते हुए जब वहाँ से उतरता था सीढ़ियों से और जब मीडिया के पास आता था तो कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर देता था कि वो खबर बन जाती थी। तो खबर हम लोग की चल के आती थी, चल के आ रही। जैसे जैसे आपने एग्जाम्पल ये बता, eyes रखे हुए। एकदम लेजर आइज एग्जाम्पल, निशिकांत दुबे उतर रहे हैं वहां से, मकर द्वार की सीढ़ियों से उतर रहे हैं और 2 बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। लेफ्ट और राइट। एक तो पोस्टर जब लगाया गया तो लगाने के टाइम का भी वाकया मैं बता रहा हूँ कि ट्रम्प का पोस्टर लग रहा था उसमें ट्रेड डील को लेकर के। तो उस पोस्टर को लगाने में ही इतनी ज्यादा जो स्टैंडी लगाया गया था वो बार बार टूट जा रही थी। हवा चल रही थी। खड़ा ही नहीं हो पा रहा था भाई, दिक्कत, खौफ ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। तो देखा हमने कि वो आए ऐसे देखते हुए उस पोस्टर को और निकले। जैसे ही 30-40 कदम आगे बढ़े, लोगों ने पूछा सर क्या हुआ क्या हुआ, बोले अरे इस कांग्रेस के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं बोलूंगा, और क्या स्थिति बना रखा है देखिए किस तरह, एकदम कहते हुए नो कमेंट, कुछ भी नहीं करते हुए चले गए। आपने एक और भी देखा कि खबर कैसे चल के आती है मकर द्वार पर, गिरिराज सिंह उतरते हैं और वही स्थिति कि पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर लगे उसमें वो बोलते हुए आते हैं, जब पूछते हैं तो वो भी भड़कते हुए। तो वो जो मकर द्वार पर खबर चल के इस बीच में आ रही थी वो बड़ा रहस्यमय तरीके से आ रही थी, हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, ऐश्वर्या भी नजर रखती थी और कोई नहीं, सारी खबरें ऐसे ही। ये गिरिराज जी का breaking नाम मिल लिया रही। ना आपने, मैं गिरिराज जी का किस्सा बताती हूँ। हाँ। तो ये जो पोस्टर्स और बैनर्स बनाए गए ये एआई के यूज से कांग्रेस ने बनाए हैं, जिसके अंदर ट्रम्प भी है, बाकी और लोगों का चेहरा भी है। तो गिरिराज जी जब ऊपर जा रहे थे तो रुक गए, वो 2 कदम चले फिर रुक गए, फिर उन्होंने पोस्टर को देखा तो उनको समझ आ गया कि ये मतलब ये इन्होंने एआई से बनाया है। वो ऊपर गए अपने कमरे में, उन्होंने अपने लोगों से बात करी और उनको बोला कि ये एआई था, तो उनके लोगों ने कहा हाँ। तो कहते हैं कि अगर ये एआई का पोस्टर ला सकते हैं तो बीजेपी भी एआई का पोस्टर ला सकती है। AI वर्सेस AI। एआई वर्सेस एआई हो रहा था मकर द्वार पे। वो ऊपर गए, उन्होंने अपनी टीम को बोला कि आप पोस्टर बनाओ, वो पोस्टर जो है फिर एआई द्वारा क्रिएट किए गए और वो लेके वो नीचे आए। उन्होंने वहाँ पे भरपूर बाइट दी और उनका ये कहना था कि भाई जिस तरह से ये कर रहे हैं उसी तरीके से हम भी करेंगे। इसमें शशि थरूर को भी बहुत मजा आया। अच्छा। हाँ, शशि थरूर व्हीलचेयर से आ रहे थे क्योंकि अभी लिगामेंट टियर है उनको, और वो मेक श्योर कर रहे थे कि कम से कम 2 से 3 मिनट वो मणिकम टैगोर से बात करें। वो या तो अपना वीडियो बनवा रहे थे, वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। और मकर द्वार का ये जो 8 जो सस्पेंडेड एमपीज बैठे थे ये सेलिब्रिटी बन गए थे, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे कार्ति चिदम्बरम हो, सब लोगों का वो एक ऐसा स्पॉट बन गया था कि हमें यहाँ फ़ोटो खिंचानी है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो मैंने नोटिस किया, राहुल गांधी वॉज इन्जॉइंग वॉट वॉज हैपनिंग, क्योंकि राहुल गांधी आते थे, एक दिन तो आए, एमपीज़ के पास गए, उनसे बातचीत करी, अच्छा कैमरा फॉलो किया उनको वहाँ तक बैरिकेड तक, फिर वापस बाहर आ गए। अब बाहर आए तो कैमरा फिर फॉलो कर रहा है, वापस बाहर आए, फिर वापस अंदर घुस गए। तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या ये हुआ क्या। तो ये चीज़ जो इस बार देखने को मिली, ये जो 8 सस्पेंडेड एमपीज़ थे, इनकी पीठ भी बहुत थपथपाई गई विपक्ष द्वारा कि भाई आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया। इसमें
बताइए बताइए। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि इसमें क्या है कि उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले। कोई उनको ड्राई फ्रूट्स ला रहा है, कोई उनके लिए डिम्पल यादव आई तो वो कुछ लेके आई, गजक भी कुकीज लेके आई थी, हाँ। कोई कुकीज। कॉफी भी पी गया उनकी। कॉफी भी पी गए, हम लोग पिछली बार जिक्र कर रहे थे। तो उनको बहुत सारा खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए सामान आ रहा था। मैं जितेन की बात पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे इनको खबर चल के आ रही थी, हाँ। हम चल के नहीं आए अभी संसद से। अच्छा, एक शख्स जिनकी चर्चा हो रही है उनकी गाड़ी में बैठ के आए। हमें अंकित ने बोला जल्दी आइए मैम, लेट हो रहा है। हमने कहा मैम राहुल, हमारे जो इन हाउस आरजी हैं वो किसानों से पूरा संवाद कर रहे हैं और हमको आधा घंटा बिठाएंगे। तो हम निशिकांत दुबे साहब की गाड़ी में बैठ के आए। रिक्वेस्ट किया आपने। और मैंने उनसे बोला सर इट इज़ एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट। तो बोले हाँ बताइए। मैंने कहा आप वो गाड़ी में बैठे ही थे, सब पत्रकारों से बात कर रहे थे, समझा रहे थे। तो हमने कहा कि मुझे ड्रॉप कर देंगे सर। कहते हाँ आप तो अपने रिपोर्टर्स अफेयर में जाके बतियाएंगी। उन्होंने क्या बोला था? तो कम से कम आप हमारी भी साइड रख दीजिएगा वहाँ। नहीं, उन्होंने परसों क्या बोला था? संसद तो चल नहीं रही, संसद के बारे में जानकारी तो रिपोर्टर्स अफेयर से हमको मिल जा रही है। हाँ कह रहे थे कि आपसे हमें ज्यादा जानकारी मिल जा रही है। हमने कहा सर समझ नहीं आ रहा, तारीफ कर रहे हैं कि खिंचाई कर रहे हैं। इसमें नहीं तो ना- उन्होंने, मैं बता रही हूँ एक बड़ी खबर भी मैं दे रही हूँ ऐश्वर्या, क्योंकि अब जो ये स्पीकर का नोटिस है उससे हम लोग आ जाते हैं सब्सटैंटिव नोटिस पे, मोशन पे जो निशिकांत दुबे साहब ने मूव किया है। ये कहा जा रहा है कि वो नोटिस पहले आ जाएगा। जो स्पीकर वाला नोटिस है वो 14 दिन बाद आता है। हाँ। और ये 7 दिन के भीतर आ जाएगा, यानी कि स्पीकर के नोटिस उनके खिलाफ जो प्रस्ताव है उससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रस्ताव ला रहे निशिकांत। इसमें उनको किसी का भी समर्थन नहीं चाहिए। जैसे स्पीकर के लिए 50 लोग खड़े होने चाहिए, यहाँ पे निशिकांत ये लाए हैं। 7 दिन बाद अगर तकनीकी कारण से ये सही है, उन्होंने कल बोल दिया, तो उनके मुताबिक अगर मैं एविडेंस देता हूँ तो इस पे सीधे चर्चा होगी। और वो क्या लाए हैं, वो एक ये सब्सटैंटिव नोटिस मोशन होता है कि कोई अनयूजुअल चीज़, असाधारण कारणों से आप किसी एमपी के खिलाफ लाते हैं। जब पहले रमेश भंडारी साहब जो यूपी के गवर्नर थे उनके खिलाफ भी लाया गया था। किस साल की बात है? ये शायद 1997 की बात ठीक है। और उनके खिलाफ ये लाया गया था, लेकिन क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे तो ये गिर गया था। लेकिन वो तब भी सब्सटैंटिव नोटिस लाया गया था। और ये यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ, यानी कि उनको सस्पेंड करना या उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग, निशिकांत ने बोला ये मुझ पे निर्भर करता है कि मैं किस ग्राउंड्स पे इन पे आक्षेप क्या लगाता हूँ, क्या भ्रष्टाचार के लगाता हूँ या मिसकंडक्ट के लगाता हूँ, या मैं राष्ट्रद्रोह यानी कि एंटी नेशनल होने का इन पे अगर मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ कि सोरोस साहब के जॉर्ज सोरोस के संबंध है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, तो वो तैयार है पूरी तैयारी के साथ कि मैं उसको ऑथेंटिकेट करूँगा और उस पर उसी समय चर्चा हो जाएगी और उसी समय वोटिंग भी हो सकती है। नहीं, इसमें सब्सटैंटिव का हमारी किसी एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सब्सटैंटिव नाम इसलिए दिया जाता है इस मोशन को ताकि इसमें सब्सटेंस हो, इसमें एविडेंस हो, इसमें प्रूफ हो। तो हमें सरकारी सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ये जो मोशन लाया गया है, ये मोशन ऐसे ही नहीं लाया गया। ये मोशन इसलिए लाया गया है क्योंकि जो आरोप निशिकांत दुबे लगा रहे हैं उसके पुख्ता सबूत हैं उनके पास। वो कह रहे हैं मेरे पास सारे सबूत। आरोप जो लगा रहे हैं कि जाके सोरोस से मिलते हैं राहुल गांधी, अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पर देश के खिलाफ काम करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं देश के खिलाफ। किस तरह से मीटिंग कहाँ पर हुई, सैम पिट्रोडा ने कहाँ पर किससे मीटिंग करवाई, सारे सबूत जो हैं वो इस वक्त उनके पास हैं। और वो सभी सबूतों को जब मोशन पर चर्चा होती है उनको रखा जाएगा। और यानी कि सब्सटैंटिव यानी कि सब्सटेंस एविडेंस के साथ वो एविडेंस वहाँ पे रखेंगे, वो बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी इन सब में इन्वॉल्व रहे हैं। एक बात जो आप बता रहे थे, इसमें एक चीज़ बस मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सब्सटैंटिव मोशन जो है वो जब निशिकांत दुबे लेके आए, इसकी कहानी बताता हूँ, इसके बारे में लोगों को पता कैसे चला, लाए कैसे, हुआ क्या। सब्सटैंटिव मोशन के बारे में हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था
हाँ कहा नहीं थे, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम है कि सब्सटेंसिव मोशन होता क्या है। अब हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि एक रात पहले जितेंद्र जी, एक रात पहले जो है मेरी मुलाकात हुई एक बहुत सीनियर मंत्री से, और उन्होंने बताया कि भाई कल हम नोटिस फाइल करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज का। ठीक है। अब खबर मिली, खबर चलाई, और खबर जब हुई, ब्रेक हुई, तब हम लोग इसी कयास में गए थे कि भाई आज तो बड़ा दिन है, आज तो नोटिस फाइल होने वाला है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि उनको कहा गया था ऑथेंटिकेट करने के लिए, उन्होंने अपनी बात ऑथेंटिकेट नहीं की थी। 9:30 पौने 10 के आसपास एकदम से हम खड़े मकर द्वार के बाहर, वहाँ पे निशिकांत दुबे आते हैं। निशिकांत दुबे उतरते हैं और तुरंत उनके चेहरे पे माइक लग जाता है। वो जैसे अपनी बात बोलते हैं तो एकदम से वो बात बोल देते हैं जिसके बारे में किसी ने कोई आइडिया ही नहीं लगाया। वही बोलते हैं कि आज मैं राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन लेके आऊँगा। इस मोशन के तहत मैं ये साबित करूँगा कि किस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं। अब जैसे उन्होंने सब्सटैंटिव बोला तो ऑफिस को बताया मैंने कि मोशन लेके आ रहे हैं। ऑफिस ने कहा कि सब्सटैंटिव क्या होता है, इसके बारे में जानकारी किसी को पता ही नहीं। फिर मैंने 2-4 लोगों से बात की, फिर मैंने उनसे खुद बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा मोशन जिसमें एविडेंस होता है, सबूत होते हैं। अंदर गए, वहाँ जाके ये जानकारी मिली कि प्रिविलेज मोशन पर अभी सरकार ने जो कल फैसला लिया था उस पर अभी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तैयारी नहीं चल रही है। आज हमें इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि सरकार प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाई। सरकार प्रिविलेज इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी का ही है वो एक मोशन लेके आते हैं या कोई नोटिस देते हैं तो इसमें फिर अब सरकार को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये अडॉप्ट हो जाता है, सबमिट हो जाता है, ये एडमिट कर लिया जाता है इसको, तो उसके बाद दोनों तरफ से जवाब होगा। जिन्होंने दिया है वो भी जवाब देंगे और जिनके खिलाफ है उनको भी कहा जाएगा कि वो जवाब दे। और अगर सरकार की तरफ से मंत्री को इसमें बोलना पड़ा तो वो भी इसमें बोल सकते हैं। तो जो सरकार का मंशा था, जो सरकार का जो मंशा थी वो मंशा पूरी हो गई है। नहीं पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐश्वर्या तुम आप भी बताइए इसमें कि यार ये लोग तो बताएंगे ना कि अरे सांसद ने बोल दिया सब्सटैंटिव मोशन लाना है तो इसलिए सरकार ने बोला अच्छा हम प्रिविलेज नहीं लाते हैं। इसके अंदर अरे जो कहानी है क्या हुआ, इतना अनाउंसमेंट करके दूसरे दिन नहीं लाए। कहानी मैं बताती हूँ। कांग्रेस के सांसद कह रहे थे डर गई वो तो कह रहे हैं सांसद कांग्रेस के कि उन्होंने तभी कहा था कि मैं करता हूँ ऑथेंटिकेट। हाँ वो बताओ ऑथेंटिकेट वाला बात। आप मेरे को अलाउ करिए, मैं अभी करता हूँ। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को तो लगता है कि बच गई सरकार जो उस समय उनको मौका नहीं दिया ऑथेंटिकेट करने का। राहुल गांधी अपने कोई कागज तो है नहीं। राहुल गांधी किसके कागज देंगे? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के। ठीक है ना, सरकारी कागज है उनका, सरकार का कागज है, मतलब यूएस गवर्नमेंट का। उसमें जो रेफरेंसेस हैं, उसमें जो बातें हैं, या फिर वो रेफरेंस देंगे जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी मोडालिटीज का। तो राहुल गांधी ये तमाम चीजें अगर रख देते तो ये प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाती हैं। एप्स्टीन फाइल्स का वो मेल्स डाल देते हैं। वो तो रोज, खैर वैसे मैं बता दूं, पवन खेड़ा रोज ट्वीट करते हैं तो उसमें वो लिंक देते हैं हमेशा। एप्स्टीन फाइल का जब भी वो ट्वीट करते हैं उसमें नीचे वो लिंक देते हैं सरकारी डॉक्यूमेंट का। तो ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंट दे रही थी कांग्रेस पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि आपने नहीं करने दिया, आप भाग गए, आप डर गए। तो मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप बता दीजिए। इसमें जगदम्बिका पाल बैठे थे चेयर पर, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने बोला कि आप तो हमारी ही पार्टी के थे। तो जगदम्बिका जी से मेरी बात हुई। हाँ। जगदम्बिका जी का ये कहना है कि देखिए हर चीज़ रूल्स के तहत होती है, और हमने देखा कि इस बार संसद में जो पूरी खिचड़ी पकी है ये रूल्स के आसपास ही पकी है। विपक्ष कुछ रूल्स बोलता है, सरकार कुछ रूल्स बोलती है। जो चेयर पे बैठे होते हैं स्पीकर, जो भी उस समय के स्पीकर हैं, वो अपने जो रूल्स हैं उनकी बात करते हैं। रूल्स ये है कि अगर ऑथेंटिकेट करना है उसका एक प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट का कहना है कि आप खड़े हुए, आपने बोला कि मैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूँ, उसका एक रूल है, आपको वो रूल और वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। यही कारण है कि जगदम्बिका पाल ने क्लैरिफाई किया कि हम आपको नहीं कह रहे हैं एज अ चेयर, आपको लोकसभा सेक्रेटेरिएट, लोकसभा स्पीकर नहीं बोल रहे हैं कि आप ऑथेंटिकेट करिए। करना है तो आप इसके प्रोसेस को फॉलो करिए। तो अब जो अगला सत्र हम देखेंगे तो 9 मार्च से जो शुरुआत होगी वो ये है कि क्या रूल फॉलो हुआ या रूल फॉलो नहीं हुआ। और आप जो बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करेंगे, पेपर्स ला के रखेंगे, उसका उन्हें रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर रूल नहीं फॉलो हुआ तो फिर से वो मोशन गिर जाएगा।
गवर्नमेंट को ये लगता है कि आप खड़े होके, क्योंकि आपने रूल एक बार तोड़ा, आप 1000 बार तोड़ सकते हो, तो वो रूल ना ब्रेक हो और आप उसका प्रोसेस फॉलो करें। आपको ऑथेंटिकेट करना है तो आप ऑथेंटिकेट कीजिए, लेकिन एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करिए। इसीलिए प्रिविलेज मोशन को लेके भी जो आप लोगों को सामने नजर आया कि यू टर्न हुआ, आपको बहुत बहुत सौगात मिल रही है ऊपर से ऐश्वर्या के ऊपर कवर आप जो है पिछली देखो। बार पीयूष पे मेहरबान थे, इस बार ऐश्वर्या पे ज्यादा मेहरबान। देख रहा है नहीं यार, हम यहाँ मेहरबानी लेते क्यों हैं इनकी? थोड़ा आगे खिसकाना मेहरबानी देने आए हुए पड़ेगा। हैं। जो बात हम कर रहे थे कि तुम कह रहे हो ना कि ऑथेंटिकेट, तो उसमें कुर्सी पे बैठे थे जगदम्बिका पाल और राहुल गांधी ने जो हंसते हुए थोड़ा सा एक टॉन्ट किया कि आप तो हमारी ही पार्टी में थे, तो जगदम्बिका जी बहुत आसानी से लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, मतलब उनके पीछे आपको नहीं भागना पड़ता। वो इतनी बार से जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो एयर नहीं है। उनसे जब मैंने उनको पकड़ा और हम चलते हुए गए बैरिकेड से, क्योंकि टाइम वही है, बैरिकेड से मगर की पहली सीढ़ी तक उतना ही टाइम है कि आप बात कर लें। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो राहुल गांधी को बोला ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने बोला कि ऐश्वर्या, रूल है ना, एक बार कोई भी इसको या तो एमपी तोड़े, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तोड़े, या जो चेयर पे बैठे हैं अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो फिर एक परंपरा सी चलती आएगी। वो परंपरा को नहीं बनने देना है, यही कारण है कि आप फॉलो करिए जो भी कुछ आपको रूल्स के तहत ऑथेंटिकेट करना है। कहते हैं आप ट्रक के ट्रक ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल फॉलो करके लेके आइए। आप जितेंद्र जी काफी क्लोज हैं जगदम्बिका जी के, आपने भी उनको पकड़ा, हम देख रहे थे काफी कोने close से। हैं। गाड़ी उनकी गाड़ी नहीं पहुंची है आगे तक, उससे पहले जितेंद्र जी उनको रोक चुके हैं, उनके साथ तुरंत इंटरव्यू पूछना। कर चुके हैं। वाह। क्या पूछ रहे थे ऐसा? पूछा उनसे कि सर क्या हुआ था, अचानक से आपके दिमाग में क्या आया जो आपने कहा कि भाई ऑथेंटिकेट मत कीजिए। मत कीजिए बाद में, ठीक है। तो बोले एक ये था कि हमारा पुराना जो है पॉलिटिकल करियर जो हमारा 45 सालों का है, 45 ईयर्स, मतलब 2 बार एमएलसी, 3 बार एमएलए, 4 बार सांसद रह चुके हैं, वो काम आया कि तुरंत जो है कैसे हमें डिसीजन लेना है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ दिखाई पड़ रहा है सारा चीज़। तो उन्होंने बताया कि जब वक्त के समय में जेपीसी के चेयरमैन जब वो बने थे, तो उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे वो आया कि किस तरीके से कल्याण बनर्जी उन्होंने गिलास फोड़ा, क्या किया। उस दौरान अगर मैं कूल नहीं रहता तो बहुत सारी दिक्कतें आती। तो ये कि कूलनेस का ही था। राहुल गांधी बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे कि आप तो हमारी पार्टी में ही थे, ये सारा चीज़, लेकिन तुरंत उनको उसी समय जो है तपाक से जवाब दे देना कि भाई थे तो क्या हुआ, आपको भी तो हम समझाते रहे इतने सालों तक कि आप भी समझ जाइए। वो नहीं समझे, आप नहीं समझे, तो आप उधर बैठे हुए। तो इस तरीके की बातें करना, ये तो मैंने पूछा सर ये कैसे आपके, तो बोले कि ये दिमाग में लॉ ग्रेजुएट हूँ ना, कानून को हमें अच्छे से आता है और उसी हिसाब से तुरंत इसका जवाब देना, ये करना, बताना, ये टेक्निक है हमारी। उनकी अभी मौसमी रिसेंटली आपकी मीटिंग भी- हुई थी वो वाली, कौन सी? जब कल्याण बनर्जी ऊपर से उतर के आ रहे थे कल्याण मक्कर द्वार से, तो कल्याण बनर्जी आ रहे हैं और जगदम्बिका पाल एंटर कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कल्याण बनर्जी उनको देखते बोलते आई लव यू आई लव यू आई लव यू। हाँ यही स्टाइल है उनका चलता है। ग्लास फोड़ने के बाद ही ग्लास फोड़ आई लव यू और आई लव यू में क्या हुआ, गले मिले, इतने जोर के गले मिल गए कि एकदम जगदम्बिका पाल थोड़ा ऑकवर्ड हो गए यार, सबके सामने हो क्या रहा कैसे है? चिपक के गले मिल रहे हैं। वो कल्याण बनर्जी एक बार नहीं कई बार मकर द्वार और उसके बीच में खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगा चुके हैं जगदम्बिका पाल जी को, बोलते हैं कि मैं तो डार्लिंग हूँ ना तुम्हारा, तो तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। तो ये कल्याण बनर्जी का बहुत पेटेंट है कि इस तरीके से बोलो। मौसमी आप बहुत क्लोज हैं जगदम्बिका जी के, बहुत सारी बातें आप करती हैं उनसे, लखनऊ कनेक्शन तो घनिष्ठ है ही। क्या जगदम्बिका पाल जी के क्या चल रहा था दिमाग में, क्या हुआ? ना सिर्फ विपक्ष, सत्ता पक्ष के भी कई नेता हैं जो हमको कुछ किस्से कहानी सुनाते ही हैं, तो पाल साहब उनमें से हैं जो जिनसे राब्ता रहता है। मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि उस वक्त जब ये हुआ, राहुल गांधी बोलने वाले पहले आया। अब ये दर्शकों को और जो हमें सुन रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें राहुल गांधी नहीं बोल पाए, उसको लेके काफ़ी बवाल बन गया। ठीक है, राहुल गांधी ने 50 मिनट लगातार एक ही लाइन को खींचा, लेकिन राहुल गांधी ने बतौर रणनीति बजट पे जब चर्चा हुई तो उन्होंने टॉपिक को स्विच कर दिया। जनरल नरवणे की किताब को लेके वो काफ़ी खींच चुके थे
किताब को लहरा चुके थे, मेरे सामने ही वो रीडिंग कर रहे थे। बाद में वही तस्वीर वायरल हो रही कि किताब ब्लैंक है। किताब ब्लैंक नहीं थी, किताब मैंने देखा था उसमें अक्षर थे। और लगातार वो फैक्ट चेक भी हमारी टीम ने किया उसी मेरे वॉक थ्रू के साथ। तो राहुल गांधी ने बतौर, मैंने संसद में देखा कि बतौर रणनीति राहुल गांधी ने अपने टेक्निक को स्विच किया। और जब पाल साहब को, वो हमारे साथ थे, हमने बोला सर राहुल गांधी बोलने वाले हैं, हम जा ही रहे थे कॉरिडोर में लोकसभा की तरफ भागते हुए, तभी पाल साहब को फ़ोन आया। एक फ़ोन आया उनको अंदर संसद के, उनको अंदर संसद के फ़ोन आया। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ। हेलो, हाँ हाँ। और जैसे उनको फ़ोन आता है, जैसे कि अगर उनको हाई ऑफिस से आ गया, हाँ। तो पाल साहब की जो रफ्तार है बिल्कुल दुगनी हो जाती है। अरे हम भूल ही गए हमसे बात कर रहे हैं, सीधे भागते गए स्पीकर ऑफिस की तरफ। मेरे ख्याल से उनको फ़ोन आया होगा कि आपको चेयर करना है। हम अंदर घुसे तो देखे अरे पाल साहब यहाँ बैठे हैं। हाँ। तो राहुल गांधी जो है, जो जितेंद्र भाई ने बताया, उसमें कहानी एक और है कि रवनीत बिट्टू पीछे खड़े हुए, वो शायद आप लोग को वीडियो में नहीं दिखा होगा, मैंने देखा रवनीत बिट्टू खड़े होते हैं। और जब राहुल गांधी की टोका टोकी चल रही थी, राहुल गांधी बोल रहे थे सर बोलने तो दीजिए। अच्छा, राहुल गांधी बहुत स्माइल कर रहे थे इस वाले में। इस बार बोलने तो दीजिए, बोल के खत्म करता हूँ। अच्छा, ऐसे ही बोल के खत्म करता हूँ, 4 बार ही वही चीज़ बोल दी है। बोले मैं नहीं लूंगा मंत्री जी का नाम, मैं नहीं लूंगा इस चीज़ का नाम, वही चीज़ रिपीट कर दी। तो तब बिट्टू खड़े हुए और एकदम से हमें लगा बिट्टू क्यों खड़े हो गए, क्योंकि पाल साहब को कमेंट कर दिया था राहुल गांधी ने कि आप तो कांग्रेस। बिट्टू खड़े हुए बोले इनको बोलने दिया जाए, इनको बोलने दीजिए। हमें लगा भाई साहब ये हो क्या रहा है। हाँ। तो राहुल गांधी बोल रहे नाइस 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 नाइस। तो वो बिट्टू भी उत्तेजित हो गए कि पुराने कांग्रेसियों की जो याद दिला दे। तो राहुल गांधी का जो अंदाज है वो आप देखिए ना, इसमें बिल्कुल कॉलेज का जो वो होता है ना प्रेसिडेंट रेसिडेंट, वो कैंपस में जैसे घूमता है वैसे घूम रहे हैं इस बार संसद के अंदर। कभी प्रहलाद जोशी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पहुँच जा रहे हैं, हाँ, कभी उसकी भी रवनीत कहानी- बिट्टू के साथ पहुँच जा रहे हैं, और कभी मीडिया को वही भड़का रहे हैं। ऑथेंटिकेट कर। कीवर्ड तो कीवर्ड जो है ऑथेंटिकेट, और जिस तरीके से राहुल गांधी के बदले हुए तेवर हम लोगों को तो मकर पे और अंदर नजर आ रहे हैं। आप दोनों से जानना चाहूंगी कि कांग्रेस अंदर खाने क्या है, ये चेंजेस जो हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये खुश है सब कांग्रेस? खुश है कांग्रेस। तो ये सब हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप आज तक रेडियो को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर्स अफेयर को आप सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पर और एप्पल पर। हम इस समय ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनिए, मैं भी शायरी की कदरदान हूँ। मेरे भी वालिद साहब शायर थे, उनका नाम शायद आपने सुना होगा, मिर्जा वकार जमाली। ये नाम सुनते ही कामिल ठहर गया। इस नाम में कुछ था कि उसकी कसी हुई मुट्ठियां कांपने लगीं और आंखों के टोरे सुर्ख हो गए। वो पलटा और आहिस्ता कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए वो इतने करीब आ गया कि वो कुछ डर कर कुछ कदम पीछे हटे। और फिर कामिल ने कहा, मिर्जा वकार जमाली, तुम उनकी बेटी हो? उसने हाँ में सर हिलाया। वही मिर्जा जिनके लिए हम गरीब लोग, कब्र खोदने वाले लोग इस समाज की गंदगी है। लड़की का चेहरा संजीदा हो गया। पूरी कहानी के लिए देखिए हमारा शो स्टोरी बॉक्स आज तक रेडियो के YouTube पर, या फिर सुने Spotify, Apple Podcast और Amazon म्यूजिक पर। हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स अफेयर। हम सब आपको अंदर की बातें बता रहे हैं, पीछे की बातें बता रहे हैं, देर रात को कौन से मंत्री ने किसको फ़ोन किया और पार्टीज़ में इस समय क्या सुगबुगाहट है, हम सब आपको रिपोर्टर्स अफेयर पर बता रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो कई लोगों को इस बार नज़र आई वो है राहुल गांधी के बदले हुए तेवर। चाहे उनके गाड़ी से उतरने का स्टाइल हो, मीडिया कर्मियों से बात करने का स्टाइल हो, या मकर द्वार की इम्पोर्टेंस को समझने की बात हो, राहुल गांधी के अंदर एक जो कहते हैं ना, राहुल के एक मतलब रिवर्स गियर सा लग गया है। कॉलेज के अंदर जैसे लोग घूमते थे ना, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी से बात कर ली, हाँ, वैसा बहुत कुछ इस बार मतलब फ्री फ्लोइंग राहुल गांधी नजर आए। एक नेता से मेरी जो बात हुई, इसी को लेके बात हुई। मैंने सिर्फ यही जानना था कि भाई ये क्या हुआ? हाँ, क्या हो रहा है ये, क्योंकि रोज कोई ना कोई भाई किसी को मिलता है और ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, भारत है ना, उसमें ना जो लैंग्वेज है वो है पावर की लैंग्वेज।
यहाँ पे ना डोमिनेंट लोगों को पसंद किया जाता है। राहुल गांधी की 24 से पहले एक इमेज थी, मोहब्बत की दुकान, ये वो। तो बोला जस्टिन ट्रूडो नहीं चाहिए इस देश को, इस देश को चाहिए पुतिन। ये कांग्रेस के नेता ने कहा। जैसे आप सोचिए ना, अब जैसे अब राहुल गांधी अब आते हैं तो वो जो अब आपने वो देखी रील, सब लोगों ने शेर आया हाँ। देखिए वो हाँ, रील। देखिए। बीवी श्रीनिवास ने एक रील डाली है, अगर कोई देख पाए तो। उसमें उन्होंने डाला है कि जैसे राहुल गांधी आता है, हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं प्रहलाद जोशी को, भाग जाते हैं, शेर आया। ऐसी तमाम रील्स आपको तमाम कांग्रेस नेताओं के हैंडल्स पे मिल जाएंगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी खुश है कि जो उनका नेता है वो नैरेटिव सेट कर रहा है, वही एजेंडा बना रहा है। आप आज की डेट में एजेंडा कौन सेट कर रहा है? राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। किताब का एजेंडा किसने सेट किया? राहुल गांधी ने सेट किया। ट्रेड डील का किसने किया? राहुल गांधी ने किया। एप्स्टीन फाइल्स का कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी ही एजेंडा सेट कर रहा है। वो इस बात से खुश हैं कि नैरेटिव का जो बॉल अक्सर सरकार के पास होता था, आज वो हमारे पास है। हम उसे जहाँ मर्जी जिस मर्जी तरफ मोड़ दें। आपके जो एमपी सस्पेंड हुए, वो अपना अलग उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। जो आप बोल रहे थे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को छेड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपकी महिला सांसद जो वहाँ पर गई, अंदर लोकसभा स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, आप देखिए सब जगह पर जो डोमिनेंस है वो इस वक्त विपक्ष की है। एक आध जगहों पे अगर छोड़ दिया जाए, टीएमसी ने साइन नहीं किया, ये सब छोड़ दिया जाए, तो आप देखिए। एक बात मुझे बड़ी एक नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अप्रिशिएट किया कि जब चेयर कुछ डिवाइड करना चाहती थी ऑपोजिशन को, कि राहुल गांधी को जब नहीं बोलने दिया रहा था, तो उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि आप बोल दीजिए। तो अखिलेश ने कहा कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आप अलाउ करिए एलओपी को बोलने के लिए। तो ये जो विपक्ष है उनको लगता है कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम नैरेटिव को चला रहे हैं। और उसने किसी ने ये भी कहा कि अगर ऐसे 3-4 सेशन और हो जाए ना, जैसे पिछली बार का एसआईआर था, तब भी उनको लगता है कि हमने अच्छा किया। इस बार का जो सेशन हुआ उसमें भी उनको लगता है हमने अच्छा किया। अगर ऐसे 3-4 और सेशन हो जाएं तो उनको लगता है कि फिर जो हम बार ये कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो कमज़ोर है, ये जो छवि है, या हम ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, या हम सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, इसको तोड़ने में आसानी होगी। तो लेकिन ठीक है, आप छवि बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर नेता की ये चाह होती है कि उनकी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो लोगों के बीच में जाए। हम और यही राहुल सोच रहे थे गांधी कि तुम भी क्यों चुप बैठे हो? राहुल लेकिन जरूरी है पीयूष का। राहुल गांधी जो है वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, और सबकी जैसे हम बात कर रहे हैं, सबकी एक इच्छा होती है। लेकिन इन सब के बीच में आपको लगता नहीं राहुल की जो राहुल गांधी का बिहेवियर रहा, शेर आया, लेकिन शेर का मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों का हक छीन ले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बात, लोगों को ये पता होनी चाहिए कि संसद के अंदर मकर द्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पर मीडिया बाइट्स होती हैं। जब हाउस एडजर्न हुआ तब प्रहलाद जोशी मंत्री और अश्विनी वैष्णव जो दूसरे मंत्री हैं, दोनों आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, आप भी ये देखते हैं कि जब कोई मंत्री या कोई नेता या कोई नॉर्मल एमपी भी वहाँ पे कोई बाइट दे रहा होता है, तो दूसरे पार्टी के लोग आके उसमें इंटरप्शन नहीं क्रिएट करते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे। वो बता रहे थे कि राहुल गांधी किस तरह से बिना बेस के एलिगेशंस लगा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, बातें कर रहे हैं। वो अपनी बात रख ही रहे हैं कि राहुल गांधी ऊपर से धंधनाते हुए उतरते हैं मकर द्वार से, और एकदम से देखते हैं कि प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, वो उसी में आके घुस जाते हैं। यार आपको ये तो वेट करना चाहिए ना कि सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं या मंत्री हैं वो अपनी बात रख लें, उसके बाद आप जाके मीडिया से बात करें। और दूसरी बात, वो मीडिया से आते हैं बात करने के लिए तो मीडिया से ही लगते हैं बदतमीजी करने। वो वाकई भी आप जानते हैं क्या हुआ उसमें। क्या हुआ कि जब प्रहलाद जोशी बाइट दे रहे हैं, एकदम से राहुल गांधी आते हैं और लगते हैं अपनी बात रखने के लिए, और फिर प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना चाहते थे। इतने में राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अरे आइए साथ में करते हैं। लेकिन शेर आया ठीक है, जस्टिफाई तो करिए अपने आप कांग्रेस करेगी कि उन्होंने हाथ क्यों पकड़ा या नहीं, क्या था, क्या लगता है आप कांग्रेस कवर करते हैं, क्या लगता है, क्या इंटेंशन क्या था? डिबेट नहीं है ये, आप बताओ मौसमी कि ये जो बदले हुए तेवर हैं, आपकी भी कई लोगों से बात हुई, आप जैसे पहले बता रही थी, ये क्या है? चेंज इन स्ट्रैटेजी है, गियर शिफ्टिंग है, रिवर्स गियर में राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या है? देखिए, किसी ने नोटिस किया कि राहुल गांधी की स्पीच नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एड्रेस किया, उसके बाद से हमने देखा कि हाउस में हमें पीएम नहीं दिखे,
अमित शाह साहब नहीं दिखे, जो टॉप 2-3 मिनिस्टर्स हैं, राजनाथ सिंह मुझे आते जाते दिखे, तो कमान रिजिजू और सेकंड रंग को दी गई है। प्रहलाद जोशी, रिजिजू, ये सारे लोग मैन कर रहे हैं। तो कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की, गुरिल्ला वॉरफेयर वाली, इट्स अ गुरिल्ला वॉरफेयर। अब उसकी जो आप दोनों आपस में दलील दे रहे थे, राइट एंड रॉन्ग्स हो सकते हैं, मतलब कांग्रेस अपने आप को जस्टिफाई करेगी, सरकार अपने आप को। राहुल गांधी को लग रहा है कि ये लोग डिफेंड कर रहे हैं तो मैं इनको कॉर्नर कर दूं, वो उनका तरीका हो सकता है। तो उसमें ये है कि गुरिल्ला वॉरफेयर राहुल गांधी कर रहे हैं। मुझे कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि बहुत अच्छा रहा इस बारी राहुल गांधी की स्पीच। वो सांसद नहीं है, वो आए थे संसद में विजिट करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला ये चीज़ जो है बड़ी टेम्पररी रहती है। जितना परफॉर्मेंस संसद में अच्छा रहता है कांग्रेस पार्टी का, वो यहीं तक सीमित हो जाता है, वोट्स में नहीं वो कन्वर्ट आप होता। ग्राउंड पे रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं चुनावों के दौरान पूरे साल थ्रू। तो ये जो वायरल हो रही हैं आपके वीडियोस, शेर आया, वो चीज़ आपके अगले 8-9 महीने भी ग्राउंड पर शेर दिखना चाहिए ना, तब तो शेर है। और जितना वो राहुल गांधी रेप्लिकेट, अगर वो ये स्टिंट को कंटिन्यू करते हैं जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किया था, और वो इससे उनके स्टैमिना का भी टेस्ट होता है। उनकी फिजिकल स्टैमिना तो बहुत है ऐश्वर्या, मैंने पता किया है कि 3-4 जो कोचेस हैं और प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में जिक्र किया था किरण रिजिजू और जिजुत्सु के बारे में। हाँ, कि क्या था वो? रिजिजू जी से मैं जिजुत्सु के बारे में बात करना बता रहा हूँ। तो वो, मैं भी जुडोका हूँ। ओ, आप भी हैं क्या? मैंने तो स्कूल में खेला है, मैंने स्टेट्स भी खेले हैं। हाँ। और जो वो बता रहे थे, मतलब उसमें ये है कि चोक, अगर आप ब्लैक बेल्टर होते हैं तो आप स्पोर्ट में चोक यूज कर सकते हैं, पर अगर आप बिगनर हैं या लेवल्स होते हैं अलग अलग, तो जैसे आप चोक कब नहीं इस्तेमाल कर सकते। और चोक में भी अगर आप चोक को कंप्लीट कर देंगे तो वो तो फेंट हो जाएगा अपोनेंट। उसमें वो जो टैपिंग वाली बात कर रहे थे, जब आपको पिन डाउन आप हो रहे हैं, अगर आपको हार माननी है तो आप मैट पे टैप कर देते हैं। तो उसमें फिजिकल स्टैमिना राहुल गांधी की बहुत है, वो रोज प्रैक्टिस करते हैं। जिजित्सु है या अकीडो के, उनके सर से भी मेरी बात हुई थी, तो अकीडो करते हैं या आजकल तो जिजित्सु कर रहे हैं, और 3-4 और रोज आके उनकी वो बाउट्स चलती हैं। ये कितने घंटे का रहता है राहुल गांधी का रोज का? मैं जानना चाह रही हूँ कि कितने घंटे का है ये? फैमिली ऐसी है, रॉबर्ट वाड्रा भी बहुत बड़े फिटनेस अरे तो फ्रीक है। 24 घंटे है, उसमें से कितने घंटे आप इन सब चीजों को दे रहे नहीं, हो? जैसे देखिए, मतलब ये होता है ना, कई लोग मोबाइल देख के 2 घंटे बिता देते हैं। आजकल हम लोग का डिजिटल जो है इतना ज्यादा डोपामिन एडिक्शन हो गया। हाँ। तो राहुल गांधी का, वो तो फोन पे बात करते हुए नेताओं से कई किलोमीटर नाप लेते हैं, हाँ। जैसे ममता बनर्जी नाप लेती है। और हैं। दूसरा, वो रोज योगा करते हैं और रोज मार्शल आर्ट्स करते हैं, और उनकी पूरी टीम है जिसमें वो 3-4 लोग के साथ रोज बाउट करते हैं। तो फिजिकल स्टैमिना उनकी है, और इसीलिए वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि कई लोग बोलते हैं ना, इतनी हारों के बाद भी, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी राहुल गांधी अगर पिच पे टिके हुए हैं, तो वो उनकी शायद जो फिजिकल स्टैमिना है वो कहीं ना कहीं आ रही है। पर असल अग्नि परीक्षा तो बजट सत्र के बाद होगी। आप इतना हल्ला बोल रहे हैं, अभी राहुल गांधी किसानों से मिले और बोला हमें यूनाइटेड इसको लड़ना पड़ेगा, ट्रेड डील के खिलाफ वापस करानी पड़ेगी। तो क्या ग्राउंड पे सिर्फ फरमान जारी होगा और फलाना पीसीसी में प्रोटेस्ट हो गया और ढिमकाना पीसीसी में हो गया? जो बात पीयूष कह रहे हैं कि भाई संगठन, नितिन नवीन लगे हुए हैं ना लगातार, राहुल गांधी भी बैठक कर रहे हैं, राहुल बताएंगे उसके बारे में, पर ग्राउंड पे टेस्ट तो होना जरूरी है। मनरेगा क्या हुआ? मनरेगा का एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे, तालुका में लेकर जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ये होगा, माहौल बनेगा देश भर में। कुछ आपको दिखा कहीं पर? ये जो मौसमी बोल रही हैं कि हम, कांग्रेस शुरू तो बड़ा अच्छा करती है गाजे बाजे के साथ में, ठीक है, और वो नेता भी यही कह रहे थे, सारे सीएलपी बुला लेंगे, सारे पीटीसी बुला लेंगे, फिर एक अच्छा सा एक कैलेंडर निकलेगा, और सब लोगों को डिक्टेक्स जाएंगे कि आपको ये करना है, वो करना है। फिर 5-10 दिन के बाद फिर कुछ और हो जाएगा, ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे वो फेस आउट होता चला जाता है। अब जैसे आज राहुल गांधी मिले किसानों से, क्या हुआ? मैंने अभी उनका इंटरव्यू भी किया, मौसमी ने भी किया। आप मानिए, वो जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हमने राहुल गांधी को कहा कि आप अंदर लड़ रहे हैं, हम बाहर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी शक्ति बिखरी हुई है, हमको एक करना होगा।
तो मैंने उनसे पूछा फिर कुछ बना, कुछ रणनीति कुछ बनाई है आप लोगों ने? नहीं, बोला कि हम इस पर अभी काम करेंगे। तो मतलब मिलना हो गया लेकिन काम बाद में होगा। शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत हुई है। जो एक चीज और मैं राहुल जानना चाहूंगी, एक और बड़े नेता जिनका भी ऐसा डामाडोल ही सा स्थिति चल रही है, वो भी पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे। मैं कर्नाटका की तरफ थोड़ा सा मुड़ना चाह रही हूँ अब, क्योंकि कर्नाटका में देखिए बीजेपी को लगता है कि इतना मैसिव करप्शन हो रहा है कि किसी हाल के अंदर कांग्रेस रिपीट नहीं हो रही है, और उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में ही ऐसा कुछ कुछ बोल के, चाहे DK शिव कुमार हो, सिद्धारमैया हो, तो कुछ पूर्व कर्नाटका के जो CMs हैं बीजेपी के, उनसे मेरी बात हुई, उनका ये मानना था कि ये चलेगा नहीं, ऐसे एकदम लिम्बो में है सरकार। नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी। उसका गिरने की कारण बात है, नहीं है, काम नहीं हो रहा है। अच्छा, DK जो 2 दिन यहाँ रहे, और ये फेमस कहावत है DK के बारे में कि बहुत ज़्यादा वो दिल्ली आने लग गए हैं अब पिछले कुछ महीनों से, तो क्या चल रहा है DK शिव कुमार को लेकर? आला कमान दिल्ली में ही है, तो खबर बता दो राहुल, देखो 3 दिन इसको सब पता रहता है। 3 दिनों तक वो दिल्ली में थे। मैं उनसे दो दिन लगातार उनसे मिला, और पहले दिन मैं उनसे मिला, उससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ में 3 घंटे मुलाकात की थी इंदिरा भवन के अंदर। जब वो मीटिंग ओवर हुई उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करा प्रियंका गांधी से कि मुझे बात करनी है। जाहिर है फिर उन्होंने अपनी बात रखी। ये 1-to-1 मीटिंग थी बिटवीन प्रियंका ऑन द साइडलाइंस, हाँ ठीक है, दोनों की आपस में। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट डे वो हम लोगों को मिले कर्नाटका भवन के अंदर। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि आपके ब्रदर ये कह रहे हैं कि सिद्धरामैया को अपनी बात रखनी चाहिए, पावर शेयरिंग करनी चाहिए। तो वो जा रहे थे बाइट खत्म करके, फिर घूमे, फिर बोले टाइम विल आंसर ऑल दीज थिंग्स, टाइम विल आंसर ऑल दिस। हाँ, तो फिर वो गए अंदर। फिर हम उनका अच्छा, वो पता नहीं कितने लोगों को मालूम, वो CM स्वीट में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कर्नाटका भवन के अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग में सिद्धरामैया रहते हैं CM स्वीट के अंदर, लेकिन जो न्यू बिल्डिंग है उसके CM स्वीट के अंदर DK शिव कुमार ही रहते हैं। 5th फ्लोर पर है वो। तो हम वहाँ पर बैठे थे, उनसे मुलाकात हुई। जाहिर है उन्होंने बताया कि वो दिल्ली आए हैं क्योंकि असम की मीटिंग है, उनको कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिलना है। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि वो थोड़े लो थे। नेक्स्ट डे सुबह मुझे किसी का फ़ोन आया कि DK शिव कुमार 10 जनपद पहुंच गए। अच्छा, ओके। राहुल गांधी से DK शिव कुमार की मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई थी, वो लगातार उनसे समय मांग रहे थे। ये मीटिंग उनके लिए एक संजीवनी है। आप भाई कर्नाटका के अंदर अब आप जाकर क्या बोलेंगे कि आप दिल्ली जाते हैं, आपको तो कोई समय देता नहीं। पिछली बार ऐसे ही चले गए। इस बारी वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, प्रियंका गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, और जब वो मिलने के बाद जब दोबारा मिले तो बड़े खुश थे। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल भी पूछे। वो तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो विजिबली अच्छी थी। तो अभी उनके जो कैंप वाले हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी पता नहीं कब आएगी खुशखबरी उनके यहाँ से, क्योंकि वो तो अगस्त से बोल रहे हैं, अगस्त क्रांति आएगी, अक्टूबर क्रांति आएगी, नवंबर क्रांति आएगी। क्रांति आ नहीं रही है। लेकिन क्रांति आ नहीं रही है। एक बात आप देखिए, जो तमाम चीज़ें होती हैं इससे सिद्धरामैया के ऊपर इट्स टेकिंग अ टोल ऑन सिद्धरामैया। मैं बताता हूँ कैसे। वो बार बार झुंझला जाते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक बाइट दी, उन्होंने कहा कि यार 3 महीने से आप मुझसे एक ही बात पूछ रहे हो, आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे? कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको भी डैमेज कर रहे हैं। मीटिंग के अंदर क्या हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 10 जनपद पे वो पहुंचे, कुछ अच्छी कहानी है। हाँ, वो मिले प्रियंका का। अब ये तो दर्शक बताएंगे कमेंट्स में कि कहानी पसंद आई या नहीं। सोचते हैं ये सूत्र आते कहाँ से? जब राहुल अंदर नहीं है 10 जनपद के, तो राहुल को कैसे पता चला? अरे क्या बताऊं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, 3 लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चली रही है, किसी ने खबर चला दी, अब बंदा बाहर आ गया। वो बंदा बाहर आकर बोला भाई तुम्हारा सोर्स कौन है? इन दोनों में तो फोन ही नहीं है, मैंने फोन रखवा रखे इनके। नहीं, और जैसे ना याले में भी सब लोग चला दिया, मोशन मूव हो गया, सबमिट हो गया। हाँ, तो राहुल 10 जनपद पे वो मिले। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी के पास है। राहुल गांधी अभी भी मजबूती से सिद्धरामैया के साथ खड़े हैं। तुम जो बात कर रहे थे कि कैसे ना, मतलब DK शिव कुमार हॉट एंड कोल्ड चल रहा है,
मौसमी क्या है ये स्ट्रैटेजी? नहीं देखिए, अब आप देखिए ना, अभी बड़ी खबर आई है कि शशि थरूर साहब को कैंपेन कमेटी का को चेयरमैन बना दिया गया है रमेश चन्नीथला के साथ। तो ये तो बहुत दिनों बाद ये खबर आई, और आज देखिए आप, ये खबर आई और थरूर साहब जो इतने बहारों के बीच में बहार बन के आते हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान से मीडिया को बाइट देते बाहरों के हैं। बीच में फूल की बहार आई हुई है ना वहाँ पे, फूल खिले हुए हैं ना इस समय अंदर बहुत पार्लियामेंट अच्छे में। फूल खिले हुए हैं पार्लियामेंट में। तो वहाँ पे कभी फूलों के बीच में अपनी फोटो खिंचाते हैं, कुछ करते हैं। तो दौड़ते शशि- हुए भी उनके फोटो आती हैं। नहीं, अभी तो नहीं अभी दौड़ इस पा समय रहे हैं। नहीं है। तो शशि थरूर साहब, आप ये देखिए कि शशि थरूर साहब पार्लियामेंट नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? मैंने उनको मैसेज भी किया था कि सर व्हाट इज़ योर रिएक्शन या कुछ, तो उनका कुछ ऐसा मैसेज का जवाब नहीं आया। कॉल भी किया उनको तो उन्होंने कॉल काट दिया। हो सकता है उनकी कोई और इंगेजमेंट रही हो, पर उनको को चेयरमैन बनाया गया। और अभी एक किसी मैगजीन का एक इंटरनल वहाँ पे केरला में वो सर्वे हुआ, उसमें सतीशन जो है वो नंबर 1 स्पॉट पे थे पॉपुलैरिटी में, वीडी सतीशन। पिनारी विजयन नंबर 2 स्पॉट पे थे, और 3rd स्पॉट पे शशि थरूर साहब थे। ओ वाह। पॉपुलैरिटी में शायद 13% या कुछ था। पुरुष मनोरमा महिला का भी इसमें रेशियो था। हाँ, पुरुष महिला का भी कोई रेशियो था? नहीं पुरुष महिला नहीं। अरे पुरुष महिला को होता तो कोई दिल विल भी बना देता। शशि थरूर साहब के लिए जब वोटिंग कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, तो दिल बना दिया था। अच्छा, हाँ। क्या स्टोरी है, बताइए जरा, क्या है ये? अरे वो जब वो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वो खड़े हुए थे, तो उनको तो रनर्स अप के तौर पे सबसे ज्यादा वोट आई। हाँ। साथ में कुछ वोटिंग पर्चों पे नाम नहीं था या टिक नहीं था, दिल बना हुआ था अरे शशि गजब, थरूर के नाम के सामने। गजब तो हो गया। हाँ, ये मैंने सुना था। वाह। तो ये पॉपुलैरिटी उनकी इस तरीके की थी। और तो मुझे लगता है कि ये केरला में उनको एक बेफिटिंग रोल उनके हिसाब से दिया गया है। प्रचार में, प्रसार में शशि थरूर साहब काफ़ी अग्रसर रहते हैं, और इससे ये भी इस बात की पुष्टि हो गई है दैट ही इज़ इन द टीम। या केसी वेणुगोपाल का पूरा ओवरऑल उनके पास कमान रहेगी, और चाहे वो रमेश चन्नीथला हो, सतीशन हो, या कोई भी हो, वो लोग इसमें पूरे प्लेयर्स रहेंगे। अब ये देखना है कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है कांग्रेस का, उसके हिसाब से ये पता चलेगा। क्योंकि कई लोग यहाँ पे भी इंतजार कर रहे हैं ऐश्वर्या कि केसी कब केरला जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। एक कांग्रेस के नेता से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि सब कांग्रेस वाले जो हैं एक जिला पकड़ लेते हैं केरला का, और भयंकर जाके वहाँ हम प्रचार करेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा ये केरला जीतने की कोशिश हो रही है या केसी जी को सीएम बनाने की कोशिश हो रही है? तो कह रहे वन एंड द सेम। लेकिन कांग्रेस में ऐसे बहुत हैं जो चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी केरला जीत जाए इस बार। राहुल, जीत नहीं जाए, जो चाह रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि संगठन महासचिव का और ध्यान केरला चला जाए, और यहाँ थोड़ा सा दिल्ली से दूर हो जाए। कम हो जाए। लेकिन दिल्ली से दूर, सीधा राजभवन उतरे। दिल्ली से दूर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। और जो कांग्रेस पार्टी का हिंदी भाषी क्षेत्रों में वो है, मतलब दबदबा है, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल हैं, तो अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी कुछ जगहों पर कुछ लोगों को हिंदी में बोलना, बाइट भी देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये तो अच्छी बात है। इधर भी अपना फैला रहे हैं, केरला के अलावा भी। इस बार हिंदी की बात हम कर रहे हैं। इस बार निर्मला जी ने भी जो जवाब दिया लोकसभा के अंदर, उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा जो अपनी स्पीच का हिंदी में उस पे बोला है। अच्छा। हिंदी भाषा में बोला है। इसमें क्या पूछे थे मौसमी आप? मैं महाराष्ट्र का पूछ रही थी कि केरल की बात हो गई, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? क्योंकि सुनेत्रा पवार आई, वो उन्होंने मुलाकात की, तो क्या मीटिंग जब ये आई ना तो बहुत इंटरेस्टिंग था। ये सुबह 10:30 ये लोग आ गए थे, तो मकर द्वार पे। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो अगर मैं अगर मकर द्वार हूँ तो राइट साइड से आते हैं, ज़्यादातर लोग लेफ्ट से आते हैं। प्रफुल्ल पटेल की आदत है, वो हमेशा राइट साइड से आते हैं। हम खड़े थे बैरिकेड में। अच्छा, उस दिन इत्तेफाकन मैं भी राइट साइड खड़ी थी, यूजुअली मैं लेफ्ट साइड खड़ी होती हूँ। तो हमने ये रवि किशन का टीटी किया। रवि किशन का टीटी जैसे ही ख़त्म हुआ, देखा कि 3 गाड़ियाँ आई। 3 को भाई डेप्यूटी सीएम है सुनेत्रा, 3-4 गाड़ियाँ आई।
एक जो आगे की गाड़ी थी उससे प्रफुल्ल पटेल उतरे, उसमें से पार्थ पवार उतरे और सुनेत्रा उतरी। प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो अब ऐसे लाइक अ गार्जियन फिगर आए हैं और ये देखने को मिला मकर द्वार पे, क्योंकि जब उनकी गाड़ी आई राइट साइड से वो आते हैं, 3-4 गाड़ियाँ आई, प्रफुल्ल पटेल उतरे गाड़ी से, सुनेत्रा उतरी, उनके बेटे पार्थ उतरे। प्रफुल्ल पटेल का बहुत ही प्रोटेक्टिव सा ऑरा था और बिना किसी से बात किए सुनेत्रा, पार्थ और प्रफुल्ल सीधे ऊपर चढ़ के अंदर चले गए। 2 बहुत अहम लोगों से इनकी मीटिंग हुई। ये मीटिंग के लिए ही आए थे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी, 40 मिनट्स वो मीटिंग चली। उसके अंदर शरद पवार की हेल्थ के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हुई। इन्होंने, पीएम ने पूछा सुनेत्रा जी से शरद पवार की हेल्थ वगैरह के बारे में। उसके बाद जो मीटिंग हुई वो हुई 30 मिनट्स की, जो हुई होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। तो मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ थोड़ा बहुत कि भाई अब वो राज्यसभा से इस्तीफ़ा जो दिया जाएगा किस तरीके से दिया जाएगा, आगे कैसे बढ़ना है, एंड एक बहुत यूनाइटेड फ्रंट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर इस समय दिखाना है। मुझे नहीं लगता जो अब बातें हो रही हैं, क्योंकि फैमिली की तरफ से ऐसा नहीं आया कि मर्जर होगा, और सुप्रिया सुले भी जो हैं वो इस बात को ओपनली भी कहीं नहीं बोल रही हैं कि भाई कोई मर्जर होने वाला है। जब उनसे बातचीत भी की जा रही है तो वो ये कह रही हैं कि अभी अजीत दादा रहे नहीं, अभी आप इस बात को जाने दीजिए। जो असेसमेंट है लोगों का वो ये है कि एटलीस्ट लेट अ मंथ पास, उसके बाद क्लैरिटी आएगी कि आखिरकार ये दोनों फैक्शन जुड़ेंगे या नहीं। महाराष्ट्र के नेताओं का एक असेसमेंट और है कि एनसीपी में बहुत दबंगाई लोग हैं, बहुत दबंग हैं, जिनको पहले शरद पवार कंट्रोल कर पाते थे क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो लोग एनसीपी में हैं। उसके बाद अजीत पवार उनको कंट्रोल कर पाते थे। तो अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच हो रहा है कि ये लोग जुड़े रहेंगे या ये खुद ही टूट टूट के किसी और पार्टी में जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 महीना लगेगा क्लैरिटी मिलने में एनसीपी। मैं छोटी 2 लाइन बता देती हूँ संक्षिप्त में कि मुझे लगता है कि ये मर्जर इनएविटेबल है। एनसीपी का, सुप्रिया सुले का एनसीपी में आना, उनका इस तरह से बोलना, मतलब ये मैं अपनी पॉलिटिकल अक्यूमेंट से बोल रही हूँ। और लड़ाई होगी दिल्ली पे, कौन किसका दबदबा रहेगा, क्योंकि स्पेस नहीं है। आपके पास प्रफुल्ल पटेल भी हैं, सुप्रिया सुले भी दिल्ली देखना चाहेंगी। तो ये बस उन सब चीज़ों को आयरन आउट करना चाह रहे हैं। और शरद पवार की हेल्थ को भी देखते हुए मेरा ये गट फीलिंग है कि ये मर्जर सूनर और लेटर इज़ गोइंग टू हैपन। इसके बाद एक बड़ी खबर जितेंद्र जी जो आपकी तरफ हम मूव करना चाहेंगे वो है बांग्लादेश। देखिए हम सब लोग भी पॉलिटिकली भी बहुत ध्यान से देख रहे थे कि बांग्लादेश में होगा क्या। एक चीज़ जो कई लोगों को नज़र आती है वो है कि हमारी एजेंसीज़ ने भी बहुत पैनी नज़र बना के रखी थी बांग्लादेश पे, और आप गए भी हैं बांग्लादेश पहले। बिल्कुल। बांग्लादेश जाने का तो मौका 10 साल पहले मिला था। अच्छा 10 साल पहले। 10 साल हो एक गए। दशक पहले। एक दशक, मतलब एक दशक में कितना पानी वहाँ से इधर उधर कितनी बह गंगा गया, बह गई। ये तो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बांग्लादेश में इलेक्शन के आज जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, और प्रत्याशित थे ऐसे कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीएनपी ने जितनी, मतलब जितने बम्पर जीत के साथ बीएनपी वहाँ पर आई है, खालिदा जिया की जो डेथ के बाद ऐसा लग रहा था कि बीएनपी को ही इतना बड़ा बहुमत मिलेगा। हालांकि कोशिश जो है वहाँ पर बहुत एलिमेंट्स लगे हुए थे। हमारी एजेंसीज तो नज़र रख रही थी पूरी तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए थी, और वहाँ की जमात इस्लामी जो है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जमात इस्लामी जो है वो वहाँ पर आ जाएगी और उसका जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से वहाँ पर कंप्लीट होगा। लेकिन जमात इस्लामी की सीटें नहीं आई हैं। जो 299 कुल सीटों पर चुनाव हुआ उसमें बीएनपी को 211 सीटें, बाकी 70 सीटों के आसपास जो है जमात इस्लामी और अदर पार्टीज़ जो हैं उनको 18 सीटें मिली। तो ये एक पूरा वहाँ का खाका रहा। लेकिन काफ़ी परिवर्तन हमने देखा। 10 साल पहले जो मैं गया था 2016 में, सितंबर का महीना था, 24 सितंबर, वो दिन हमें याद है कि उस दौरान हम लोग को कोलकाता वाले रास्ते से लेकर के कोलकाता तक पहुँचे। उसके बाद फिर बाई रूट वहाँ गए, और वहाँ एक एयरपोर्ट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ तक गए। एयरपोर्ट से फिर वहाँ ढाका गए, छोटे विमान वहाँ पर चलते हैं। ढाका पहुँचे तो ढाका में सिचुएशन एकदम उस टाइम में डिफरेंट थी। आवामी लीग पार्टी शेख हसीना की सरकार थी, और वहाँ पर ये कहते हैं कि प्रो इंडियन
उनका है, मतलब उनका सेंटिमेंट जो है प्रो इंडियन रहता है। उस इलाके में, ढाका के इलाके के आसपास की जो हिंदू बस्तियां थी वहाँ पर भी हमने जा कर के देखा था। तो लेकिन 10 साल बाद जो 18 महीने पहले जिस तरीके से हिंसा हुई, यूनुस की सरकार बनी वहाँ पर और उन्होंने मतलब उस समय केयर टेकर वो बने बांग्लादेश में, तो एक अलग तरीके का माहौल हमने देखा। भारत की एजेंसीज पूरी तरीके से नज़र रख रही थी। उस दौरान जब बीएसएफ वाले लेकर के गए थे, क्या होता था कि बीएसएफ जो है एक टूर लेकर के जाता था। भारत का मीडिया जाता था बांग्लादेश और बांग्लादेश का पूरा मीडिया भारत आता था। तो भारत में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, अलग अलग जगहों पर घूमने को मिलता था। इसी तरीके से हम लोग भी वहाँ पर गए, ढाका और जो उनके मेन शहर हैं वहाँ पर गए। तो बीएसएफ और बीजीबी के बीच में जो एक तरीके का वो था समन्वय था, वो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं पड़ा। उस तरीके का हमने देखा कि वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोशिश ज़रूर की जा रही है कि उसी तरीके से हो, मीडिया टूर हो, ये सारी चीज़ें हो। जब उस दौरान वापस आ रहे थे, एक वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग बस से वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस समय जो है बीजीबी वाले छोड़ने के लिए आए थे। तो बीजेपी का एक जवान था और वो सारे लोग जो मीडिया टीम गई थी सबसे गले लग रहे थे। अच्छा, कितने गले लोग लग थे रहे आप थे। लोग? और हैं? कितने लोग गए थे जितेंद्र जी आप लोग? करीब 12-14 लोग थे। इंडिया से? हाँ, इंडिया से। तो वो जवान सब जो बीजीबी के जवान थे वो सबसे गले लग रहे थे सारा चीज़। और देखा हमने कि जब वहाँ पर वो छोड़ने के लिए आए तो वो जो रोने लगे। आपको छोड़ने आए तो रोने लगे? रोने लगे, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, गले लग रहे थे, रो रहे थे। तो एक इस तरीके का वो समय था 10 साल पहले कि किस तरीके से जुड़ाव था बांग्लादेश के लोगों का और वहाँ की जो एजेंसीज के लोग थे, सारे चीज़। लेकिन अब उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। अब भारत यही देख रहा है कि जो तारिक अनवर इनकी सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, लेकिन किस तरीके का माहौल भारत को लेकर के रहेगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट इससे डिफरेंट है पार्टी जमाते इस्लामी, लेकिन ये उससे भी संपर्क रखना चाहते हैं। हालांकि इन्हीं की पार्टी का एक हिंदू वो था कैंडिडेट, वो चुनाव जीता है बीएनपी से, ढाका से चुनाव जीता है। हो सकता है कि उसको प्रतिनिधित्व मिले। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस दौरान हमने देखा। लेकिन 10 सालों का जो पुराना वाकया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रो रहे थे लोग। अब आज देखते हैं आने वाले आपकी आंखों में आंसू आए उनसे मिलने के बाद? अरे बड़ा वो गले लग रहे थे भाई, बता रहे हैं कि सब हम लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। नहीं, इसमें ये बताइए, ये जितेंद्र जी बताइए कि एजेंसीज की बात करें तो क्या हिंदुस्तानी एजेंसीज ने भी इलेक्शन पर नजर बनाए रखी? बिल्कुल, पूरा इलेक्शन पर नज़र था, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी ना कि जमात इस्लामी जिस कंट्री में एकदम से बढ़ता है, चाहे वो पाकिस्तान का आप देख लीजिए या फिर दूसरी जो कंट्रीज़ हैं आसपास, वहाँ पर जमात इस्लामी का अगर प्रभुत्व बढ़ता है तो वो बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा उनका होता है। और पड़ोसी देशों में अगर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है तो दिक्कत हो सकती है। इस वजह से भारतीय एजेंसियों का पूरा जो है उसमें रोल था। भारतीय खुफिया एजेंसियां, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो हैं वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हुई थी कि किस तरीके से चुनाव ये था। हालांकि भारत किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक जो एक्शंस होते हैं या डेमोक्रेटिकली अगर चुनाव होते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। लेकिन भारत की नज़र पैनी थी और हर एक बिंदु पर नज़र उनके द्वारा रखा जा रहा है। ये बताइए जितेंद्र जी, जो आप खोल के आए हैं और अब आप लाने लग गए हैं, ये डायरी में क्या है, ऐसा क्या आप नोट नहीं, करते ये हैं? डायरी में तो बदल के ला रहा हूँ। हाँ, सबसे कुछ बड़ी लिखा बात भी यह हुआ है उसके कि अंदर? कुछ लिखा है? धुरंधर पिछले बार जिसकी डायरी लाए थे उसमें तो दिख नहीं रहा था ना, उनको उस टोक डायरी दिया में गया क्या होगा लिखा हुआ था दिख नहीं रहा था। वो केमिकल है खास तरीके का। धुरंधर फिल्म में आपने देखा ना कि कैसे डायरी जब लेकर के आते हैं और उसमें वो केमिकल को लगाते हैं। डायरी खाली है तो कि नहीं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसको पढ़ना। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि भारत अगर बीएनपी की सरकार आ रही है तो भारत के साथ किस तरीके के रिश्ते होंगे, क्या है रिश्तों को लेकर के भारत क्या सोचता है, भविष्य में किस तरीके से एक दूसरे से संपर्क होंगे। क्योंकि ये जो बीएनपी पार्टी है उसकी थीम रही है कि वो मतलब वहाँ पर अपने आप को सोवरीन, उसको ही नहीं लगता कि कोई देश जो है उसके ऊपर हस्तक्षेप करे। तो वो ना तो पाकिस्तान को अपने साथ
वो करेगा चाइना को भी नहीं, अमेरिका को भी नहीं। कोशिश उसकी ये रहेगी कि जो है अकेले चले, और इसी वजह से भारत को ये लगता है कि इस जो वहाँ की जो सरकार बन रही है उससे बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। तो उसी के सारे पॉइंटर्स जो है हमने इस डायरी इसमें में। बनाए हुए हैं, जो कि आज विजिबल हैं, दिख रहे हैं। जमाते इस्लामी का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से किस तरीके का रिश्ता रहा है उसकी पूरी जानकारी है। शेख हसीना के दौर में भारत के साथ किस तरीके के रिश्ते रहे हैं और पाकिस्तान से कितनी दूरी बना करके शेख हसीना ने रखा था, वो तमाम चीज़ें इसमें हैं। तो ये डायरी है, बहुत कुछ कहती है। खुफिया आगे डायरी। जब मौका आएगा तो और भी चीज़ें बताएंगे। तो जितेंद्र जी की जो डायरी है वो आ चुकी है यहाँ पे। क्या क्या वो नोट करते रहते हैं। रागा जो है हमारे इन हाउस काफ़ी कुछ बता चुके हैं, कर्नाटका पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। हम आते हैं अब जो हमारे एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोग जानना क्या चाहते हैं। देखिए, शुरुआत करूँगी, सम्राट जो है उन्होंने ये लिखा है कि मैंने ये कार्यक्रम खुद संसद भवन के सामने लाइव देखा है, यानी कि वो विजय चौक पर मौजूद थे। मौसमी मैम ने मुझे पत्रकारिता के बारे में काफ़ी जानकारी भी दी। तो मौसमी वो यहाँ आ चुके हैं और आपसे मिल चुके हैं, सम्राट जो हैं। हाँ, सम्राट मिले थे। विमल श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, जब संसद में प्ले कार्ड लाना अलाउड ही नहीं है तो सिक्योरिटी गेट पर इन्हें जब्त क्यों नहीं किया जाता? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो स्पीकर जो हैं वो सिक्योरिटी को अंदर बुलाकर महिला सांसदों को बाहर क्यों नहीं निकाल देते हैं? तो देखिए, इसका जो जवाब है वो ये है कि मार्शल्स रहते हैं, लेकिन जब आप MP होते हैं तो आपके बैग्स वगैरह की स्क्रूटनी वैसे नहीं होती जैसे कि विजिटर्स की होती है या मीडिया पर्सन्स की होती है। आप लोगों को अलाउड होता है। और प्ले कार्ड नहीं लाने के लिए रूल भी है, और कई बार जो स्पीकर साहब हैं वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं सांसदों से कि वो प्ले कार्ड लेके अंदर ना आए। इसका जवाब ये है। तो ये जो सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं ये MPs के लिए अलग है और बाकी जो लोग संसद आते हैं उनके लिए डिफरेंट होती है। अच्छा, पीयूष, सौरभ जो हैं, सौरभ शर्मा ने पीयूष तुमसे ये सवाल पूछा है। जी। पीयूष ये नहीं बताएंगे कि निशिकांत दुबे को स्पीकर ने हाउस में सस्पेंड क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया निशिकांत दुबे को सस्पेंड? निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी, सस्पेंड करने वाला इसमें कुछ था नहीं। उसने कुछ भी रख देंगे बात। बात तो रखी उसमें। देखिए, उनको बात सस्पेंड नहीं किया, मतलब कि कम से कम वो जो उन्होंने बोला था उसको एक्सपंज करते। सस्पेंशन किस बात पे हुआ है? सस्पेंशन किस बात पे हुआ है? कागज फाड़ के मुंह पे फेंकने पे हुआ है ना, अनरूली बिहेवियर पे हुआ है। निशिकांत दुबे ने तो अपनी बात रखी, सस्पेंशन का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। प्रमोद जी ने लिखा है, व्हाट अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर, इट वाज अ प्लेजर टू वॉच दिस वीडियो। प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच। रमेश जी ने लिखा है, ऐश्वर्या जी आप बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बात करती हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। रमेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे इस हफ्ते के कमेंट्स। आप लोग हमसे क्या जानना चाहेंगे? कुछ अगर ऐसी बातें हैं किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, तो आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ हमें ये सब ज़रूर बताएं। संपर्क करें हमें संपर्क करें, हम वो सब चीज़ें आप तक ज़रूर लाएंगे। एक चीज़ जो कई लोग बोल चुके हैं, मौसमी और राहुल, सचिन पायलट के बारे में कई लोग जानना चाहते हैं, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगले आने वाले एपिसोड में जल्द ही हम सचिन पायलट और राजस्थान की बात ज़रूर करेंगे। इस समय हम आपसे लेते हैं इजाजत। प्लीज का अटैक हो गया, ऐश्वर्या में भागना पड़ेगा। आप हमें देखते रहिए, आप रिपोर्टर्स ऑफ एयर को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई और एप्पल। भागो। नमस्कार। उड़ जाओ। नमस्कार। Reporters off.